नमस्कार, स्वागत है आपका महासंग्राम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। 2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के छठे फेज में 889 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 797 पुरुष हैं और 92 महिला उम्मीदवार हैं। 11 करोड़ वोटर्स आज घर से मतदान करने के लिए निकल चुके हैं। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में है। वहीं 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कहां-कहां मतदान हो रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। बिहार, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, स्योहार, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज। हरियाणा, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद। झारखंड, गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल, तामलुक, कांधी, घटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा, विष्णुपुर। जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, राजौरी, ओडिशा, भुवनेश्वर, पुरी, डेकनाल, क्योंझर, संबलपुर, कटक। उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही। दिल्ली, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली। अब हम एक नजर उन ग्राफिक्स पर डालते हैं और बताते हैं कि किस राज्य में कितने प्रत्याशी मैदान में हैं ग्राफिक्स के जरिए। ओडिशा की बात की जाए तो आपको बता दें कि ओडिशा में 6 सीटों पर मतदान हो रहा है और 64 प्रत्याशी मैदान में। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 14 सीटों पर मतदान हो रहा है और 162 प्रत्याशी मैदान में है। पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो यहां पर 8 सीटें और 79 प्रत्याशी मैदान में है। तो आपने ग्राफिक्स के माध्यम से देखा कि अब बिहार की बात कर लेते तो आपको बता दें 8 सीटों पर मतदान है, 86 प्रत्याशी मैदान में है और हरियाणा में 10 सीटों पर मतदान, 223 प्रत्याशी मैदान में है। झारखंड की बात कर ली जाए तो 4 सीटों पर मतदान और 93 प्रत्याशी मैदान में है। दिल्ली की बात कर ली जाए तो 7 सीटों पर यहां पर चुनाव है और 162 प्रत्याशी मैदान में है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर यहां पर चुनाव है और 20 प्रत्याशी मैदान में है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। इन सीटों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, तृणमूल कांग्रेस के ललितेश त्रिपाठी और भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ समेत 162 उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा। पहले जान लेते हैं कि यूपी में कितने मतदाता हैं और किन किन सीटों पर कितने प्रत्याशी हैं। कुल मतदाता 27 लाख 1,43,30,361 है। पुरुष मतदाता, वहीं महिला मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 1,27,38,257 है। थर्ड जेंडर की बात कर ली जाए तो 1,256 है और कुल मतदाताओं की अगर बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि पोलिंग बूथों की संख्या भी 28,171 है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर कहां कितने प्रत्याशी हैं, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि
ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं बस्ती, डुमरियागंज, श्रीबस्ती, जौनपुर, आजमगढ़, मछली शहर, भदोही। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो है आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ ही देर में दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान शुरू हो गया। चलिए इसी बीच हम लोग करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का उत्तर प्रदेश से। वोटिंग को लेकर बोले सीएम योगी, लोकसभा चुनाव का आज छठा चरण। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज छठा चरण है, मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान, देश के विकास के लिए करें मतदान, आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए मतदान जरूर करें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोटिंग के लिए जनता से अपील की है और उन्होंने कहा है कि वोट जरूर डालें, लोकसभा चुनाव का आज छठा चरण है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसी के साथ बात की जाए तो सम्मानित मतदाताओं से उन्होंने अपील की है, मतदान करें पहले, उसके बाद जलपान करें, देश के विकास के लिए करें मतदान, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए मतदान जरूर करें। उत्तर प्रदेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है। लोकसभा चुनाव का आज छठा चरण है, सभी मतदाताओं से कहा है, सम्मानित मतदाताओं से अपील की है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली से, जहां आपको बता दें कि झंडेवालान माता मंदिर पहुंची बांसुरी स्वराज नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार है। दिल्ली की 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तो बड़ी खबर, झंडेवालान मंदिर माता मंदिर पहुंची है बांसुरी स्वराज। आपको बता दें कि बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी है। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर आज 7 चरणों में चुनाव है और ये नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हरियाणा से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपील, हरियाणा के लोगों से की अपील, अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। तो बड़ी खबर हरियाणा से बता रहे हैं आपको, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जनता से अपील, हरियाणा के लोगों से अपील की है उन्होंने और कहा है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। उसका प्रयोग से मेरी एक ही अपील है कि अपना जो उनका मतदान करें, जो उनको अधिकार है मतदान का, वोट देने का, उसका प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा कोई बगैर वोट दे ना है, यही मेरा उनसे मेरी एक ही अपील है कि अपना जो उनका मतदान करें, जो उनको अधिकार है मतदान का, वोट देने का, उसका प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा कोई बगैर। तो बता दें कि हरियाणा के लोगों से उन्होंने मतदान करने की अपील की है। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कांग्रेस और गठबंधन सभी 10 सीटें जीतेंगे। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो बड़ी खबर हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और गठबंधन सभी 10 सीटें जीतेंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि न सिर्फ रोहतक की सीट, जो कि हम बहुत बड़ी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन हरियाणा में जीतना जा रहा है।
आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि न सिर्फ रोहतक की सीट जो कि हम बहुत बड़ी तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और गठबंधन सभी 10 सीटें जीतेंगी। बयान सामने आया है, रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। तो आपको बता दें, रोहतक लोकसभा सीट से हैं कांग्रेस उम्मीदवार। हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कांग्रेस और गठबंधन सभी 10 सीटें जीतेंगे। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। चलिए अब उत्तर प्रदेश की सीटों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रयागराज की बात कर लेते हैं। तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि कहां कितने मतदाता हैं और कितने कुल यहां पर मतदान केंद्र बनाए हैं और कुल कितने यहां पर प्रत्याशी मैदान में हैं। तो अगर प्रयागराज लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि चुनावी मैदान में बीजेपी से नीरज त्रिपाठी हैं और कांग्रेस से उज्जवल रमन सिंह, रमेश पटेल बीएसपी से यहां पर चुनावी मैदान में है। चलिए तो अब आपको जौनपुर लोकसभा सीट के बारे में भी बता देते हैं कि चुनावी मैदान में कौन कौन है और किसके बीच में यह मुकाबला है। जौनपुर की बात कर ली जाए तो बीजेपी से कृपा शंकर सिंह, सपा से बाबू सिंह कुशवाहा, श्याम सिंह यादव बीएसपी से चुनावी मैदान में है। अब सुल्तानपुर लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि कौन कौन चुनावी मैदान में है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं, मेनका गांधी बीजेपी से, राम भुआल निषाद सपा से, उदराज वर्मा बीएसपी से चुनावी मैदान में है। अब प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो आपको यहां बता देते हैं कि प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर किस किस के बीच में मुकाबला है। संगम लाल गुप्ता बीजेपी से चुनावी मैदान में है, एसपी सिंह पटेल बसपा से, माफ कीजिएगा सपा से एसपी सिंह पटेल चुनावी मैदान में है और प्रथमेश मिश्रा बीएसपी से हैं। चलिए तो अभी इन्हीं सीटों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ संवाददाता जो है हमारे अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रशांत राव जुड़ चुके हैं और नन्हे सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए वही बात कर ली जाए प्रयागराज की। सबसे पहले तो प्रयागराज की बात कर ली जाए तो सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी मतदान केंद्रों पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। जी प्रशांत। नन्हे सिंह आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। वहीं अगर बात कर ली जाए तो अभी मतदान केंद्रों पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखा जाए मतदान केंद्रों पे लोग पहुंच चुके हैं, लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे का समय जो है लोग ठंडक में, क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से लोग सुबह में सोचते हैं कि अपना मतदान करें। और प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट है कि लोग जागरूकता भी किया गया है कि लोग पहले मतदान फिर जलपान करें। देखा जाए प्रयागराज की लोकसभा इस बार जो है 2 राजनीतिक घरानों के बीच है। देखा जाए प्रयागराज जो लोकसभा पड़ता है, यहाँ बीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, हेमंत नंदन बहुगुणा और मुरली मनोहर जोशी और जनेश्वर मिश्र जैसे कई दिग्गज यहाँ से लड़ चुके थे। अमिताभ बच्चन भी यहाँ से सांसद चुने जा चुके हैं। देखा जाए जिस तरह से लोकसभा का इस बार राजनीतिक घरानों के बीच में लड़ाई है, ये 8 बार से विधायक है रेवती रमन सिंह और 2 बार से यहाँ सांसद रह चुके हैं और उन्हीं के लड़के हैं 2 बार से मंत्री हैं उज्जवल रमन सिंह। और उज्जवल रमन सिंह यहाँ से करछना से विधायक भी रह चुके हैं। देखा जाए
लोकसभा इलाहाबाद में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वो बहुजन समाज पार्टी ने इस बार रमेश पटेल को उतार कर त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया जाए। दूसरी चीज यहाँ देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी से केसरी नाथ त्रिपाठी के पुत्र हैं नीरज त्रिपाठी, जो महाधिवक्ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उनसे सीधी लड़ाई है। देखा जाए महाधिवक्ता जो इस समय नीरज त्रिपाठी है, उनके पिताजी यहाँ से विधायक, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राज्यपाल जैसे कई बड़े पदों पे रह चुके हैं, और ये जो है उन्हीं के पुत्र हैं नीरज त्रिपाठी, और दोनों के बीच में कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। और कल और आज जो जिस तरह से गहमा गहमी बनी हुई है, अभी भी राजनीतिक घरानों में होड़ तो लगी है। जिस तरह जीतने हारने के यहाँ सट्टा बाजारियों भी यहाँ सट्टा भी सट्टा बाजार लगाए हुए हैं। देखा जाए लोकसभा इलाहाबाद में ये जो है पुराने लोगों का इलाहाबाद पूर्वांचल का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पुराने लोगों का पूरा यहाँ से प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री, चाहे यहाँ से जितने भी हुए हैं, प्रयागराज एक यहाँ से अछूता नहीं रहा। देखा जाए जनेश्वर मिश्र भी यहीं से सांसद रहे हैं, और देखा जाए यहाँ से हेमंत नंदन बहुगुणा यहाँ से सांसद रह चुके हैं, और फिल्म अभिनेता एक्टर अमिताभ बच्चन भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। देखा जाए इलाहाबाद लोकसभा सबसे हॉट लोकसभा मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ से रेवती रमन सिंह यहाँ से 3 बार सांसद रह चुके थे। क्योंकि 2004 और 2009 से यहाँ रेवती रमन 2004 में हारने के बाद वो जो है यहाँ से सीट कानपुर जाते हैं, लेकिन यहाँ देखा जाए रेवती रमन सिंह का दबदबा माना जाता है। रेवती रमन सिंह यहाँ से 8 बार विधायक और 2 बार लगातार सांसद, 1 बार यहाँ से जो है राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं रेवती रमन सिंह। उन्हीं के बेटे हैं उज्ज्वल रमन सिंह, जो इस बार करछना से वो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। और देखा जाए उज्ज्वल रमन सिंह राजनीतिक का अनुभव भी काफी माना जाता है। और देखा जाए दूसरी तरफ नीरज त्रिपाठी का कहीं से कोई राजनीतिक कोई चुनाव या कोई इस तरह से उनकी छवि राजनीति में नहीं रही, क्योंकि उनके पिता जो थे केसरी नाथ त्रिपाठी, उन्हीं के भरोसे इनका चुनाव है। और केसरी नाथ त्रिपाठी यहाँ से शहर पश्चिमी से विधायक, मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, विधानमंडल के नेता भी रह चुके थे, राज्यपाल पश्चिम बंगाल के रहे। लेकिन देखा जाए इस समय प्रेजेंट टाइम में ये जो लड़ाई है वो दिलचस्प दिखाई दे रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नीरज त्रिपाठी और ये आपके कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की ये सीट मिली है। क्योंकि देखा जाए रेवती रमन सिंह समाजवादी पार्टी में कई बार चुनाव जीते हैं, उज्ज्वल रमन सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और ये सीट कांग्रेस में गई है उज्ज्वल रमन सिंह को। और देखा जाए इंडिया अलायंस की जो सीट है ये कांग्रेस की जो है इलाहाबाद की सीट ये दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने रमेश पटेल को उतार कर ये त्रिकोणीय मामला यहाँ पे लोकसभा को फंसा दिया। देखा जाए यहाँ पे जो मतदाता है और ये मतदाता आज जो है काफी संख्या में सबसे ज्यादा महिला मतदाता है, और महिला और यहाँ पुरुष की जो संख्या देखी जा रही है, उत्साह वर्धन है लोगों के अंदर। क्योंकि रेवती रमन सिंह यहाँ से लोगों में 3 विधानसभा जो उनके क्षेत्र का अर्चना उनका घर भी पड़ता है, और वो जो है जमीनी नेता के तौर पे विख्यात है। उनके पुत्र उज्ज्वल रमन सिंह भी अभी भी वो राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं, लगातार जनसंपर्क में और क्षेत्र में अपना बने रहते हैं। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विश्व प्रकाश राव भी जौनपुर से जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि अभी मतदान केंद्रों पर क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है और कैसा क्या मुकाबला देखा जा रहा है। आपको बताते कि जौनपुर में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और भारी संख्या में लोग यहाँ मतदान देने के लिए उमड़े हुए हैं और यहाँ पे लाइन लगाकर लोग मतदान दे रहे हैं। हम बात करें जौनपुर सदर लोकसभा क्षेत्र से, तो जौनपुर सदर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कृपाशंकर सिंह जी, जो पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार से, वो मैदान में है। और हम बात करें आपकी समाजवादी गठबंधन से, तो बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में, वही वर्तमान सांसद बसपा के श्याम सिंह यादव भी वर्तमान मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हम बात करें मछलीशहर लोकसभा सीट की, यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं। मछलीशहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रिया सरोज उम्मीदवार के रूप में मैदान में है और बसपा से डॉक्टर
कृपा शंकर सरोज मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की बीपी सरोज भी मैदान में ताक में है और यहाँ पर जनता में भारी उत्साह देखा जा रहा है चुनाव को लेकर। जी चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत राव भी हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे सुल्तानपुर की। जी प्रशांत, अगर बात कर ली जाए तो आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसा क्या मुकाबला देखने को मिल रहा है। आप तक आवाज पहुंच रही है प्रशांत? जी 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 बिल्कुल, अगर हम सुल्तानपुर लोकसभा सीट की बात करें तो कैसा क्या वहां पे मुकाबला देखने को मिल रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सुल्तानपुर की बात की जाए तो सुल्तानपुर में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर मेनका गांधी चुनाव मैदान में है, फिर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो और बहुजन समाज पार्टी जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं उनसे कहीं ना कहीं जो सुल्तानपुर में दिलचस्प माहौल बना है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से जो मेनका गांधी सांसद चुनी गई थी, तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो कि कांटे की टक्कर जिस तरीके से बताई जा रही है, लेकिन क्योंकि मेनका गांधी ने क्षेत्र में काम किया उसके आधार पर वो जो है यहाँ पर वोट मांगने की अपील कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल निषाद उनके सामने है, तो बहुजन समाज पार्टी गोविंद वर्मा उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, दोनों जो है अपने अपने स्वजातीय वोटों को लेकर यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन फिर भी किसी मेनका गांधी का जो क्षेत्र के प्रति लगाव रहा है और जो क्षेत्रीय समस्याएं नहीं है उनका उन्होंने निराकरण किया है, तो उनका तो उनको सीट पर लेकर वहाँ की जो समस्याओं का निस्तारण और इसके साथ ही विकास कार्यों को देना और इसके साथ ही साथ उन क्षेत्र की नई योजनाओं की सौगात देने जैसा काम किया है। खासकर जो सड़क है, बिजली है, पानी है, चिकित्सा है, इस पर मेनका गांधी ने ज्यादा ध्यान दिया है। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें प्लस हो सकता है। और क्योंकि इस बार जो परिवर्तन की लहर की बात की जा रही है, इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ का नारा दिया है, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही संविधान बचाने को लेकर वोट करें। तो रामगोपाल निषाद क्योंकि निषाद समाज से आते हैं, तो ऐसे में उनका जो जातीय वोट है उसके साथ ही यहाँ पर मुस्लिम वोट, यादव वोट, अदरवाइज वोट जो है उससे कहीं ना कहीं रामगोपाल निषाद की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से उदयराज वर्मा यहाँ पर मैदान में, तो जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है वह उदयराज वर्मा के पक्ष में दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही कुछ अदर वोट भी जो है वो उदयराज वर्मा काटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर कुछ मुकाबला मेनका गांधी के लिए कठिन हो सकता है। हार जीत का आंकड़ा भी इस बार कम होगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ समीकरण बने हुए हैं उससे ये क्षेत्र की जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो अब की बार बदल चुकी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने पूरे देश में संविधान को लेकर जो नारा दिया है और ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जब पिछली बार सरकार बदलती है तो इस बार वो संविधान को बदल देंगे और संविधान को पूरी तरीके से तहस नहस किया जाएगा। इस बात को लेकर लगातार जिस तरीके से प्रचार किया गया है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में चौथे चरण से जो हवा बदली है वो कहीं ना कहीं ये छठवें चरण में पहुंची है। हवा का रुख देखने को मिल रहा है कि जो मतदाता है वो इस नारे को लेकर थोड़े कहीं ना कहीं संजीदा दिखाई दे रहे हैं। पांचवें चरण का भी उसका जो है असर देखने को मिला है। छठवां चरण है और समाजवादी पार्टी के द्वारा नारा जो संविधान बचाओ के नाम पर वोट दें उसमें रामगोपाल निषाद की स्थिति यहाँ मजबूत हो सकती है। साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वह भी कट सकता है और वो हो सकता है और इससे कहीं ना कहीं मेनका गांधी की कड़ी टक्कर हो सकती है। जी बिल्कुल प्रशांत, वही बात की जाए सुल्तानपुर लोकसभा सीट की तो यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर एक समय में जो है कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना खाता नहीं खोला है। वहीं पे अगर बात कर ली जाए तो बसपा भी यहाँ पर 2 बार से जीत चुकी है। अगर पिछले 2019 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर ज्यादा मतदाताओं ने जिस तरीके से मतदान किया था और मेनका गांधी जीती थी तो जीत कर ज्यादा कुछ अंतर देखा नहीं गया था, कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, तो 10,000 वोटों से वो जीती थी। इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं वही बात कह रहा हूँ कि हार जीत का आंकड़ा इस बार भी बहुत कम होगा। पहले जो मेनका गांधी की 10,000 वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार भी जो है कांटे की टक्कर लेके जा रही है। देखिए देश की जनता हो या प्रदेश की जनता हो या लोकसभा की जनता हो वह उस नेताओं को पसंद करती है जो उनके क्षेत्र में आकर उनकी जन समस्याओं को सुने और उनके दुख सुख में सहभागी बने। मेनका गांधी हो या चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, ये लोग जो है प्रतिनिधियों के हिसाब से अपने जो क्षेत्रों का यहाँ पर जो विकास कराते हैं या फिर उनकी देखरेख करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ जो संभ्रांत लोग होते हो उनको पसंद नहीं आता है कि वीआईपी कल्चर किस तरीके से खत्म किया जाए। उस
को लेकर भी कई बार यहाँ पर मतदान हो चुका है। तो चाहे पूर्व 2019 लोकसभा चुनाव हो, जहाँ पर राहुल गांधी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था, तमाम बड़ी हस्तियां हार गई। उसका यही कारण था कि जो बड़े नेता होते हैं वो अपने क्षेत्र में बहुत ही कम रहते हैं, प्रतिनिधियों के सहारे ही क्षेत्र का समीकरण बैठाने में या वहाँ का विकास करने में या वहाँ की जन समस्याएं सुनने का काम करते हैं। तो ऐसे में जनता इस बात को लेकर भी नाराज होती है कि जिन्होंने उनको वोट दिया है और वही जनप्रतिनिधि अपने को वीआईपी मान बैठता है, और ऐसे में उनके दुख सुख में सहभागी और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में ना पहुंचना, तो यह भी नागवार जनता को गुजरता है और उसका भी जो है असर देखने को मिलता है। और यही कारण था कि 2019 के चुनाव में मेनका गांधी जी को सबसे कम वोट मिले थे। और इस बार क्योंकि कांटे की टक्कर है, जो सक्रियता है उनकी क्षेत्र में उतनी नहीं रही है। जब भी आई वो 1-2 दिन के दौरे के लिए लेकर आई हैं, और यही प्रचार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी नेताओं को यहाँ से टिकट देती है और इसके साथ ही बड़े नेता यहाँ क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं, जन समस्याओं को नहीं सुनते हैं, जनता की जो बातें होती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसे में क्षेत्र का विकास होता है, इसलिए स्थानीय नेता को चुने ताकि क्षेत्र में जो जन समस्याएं होती है उसका निस्तारण हो, साथ ही साथ विकास को गति मिले और वो आम जनता की आवाज को सुन सकें, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जा सके, सदन में उनकी बात को उठाया जा सके। ये सब जो वातावरण है वो बनाया है इस बार विपक्ष ने, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा मेनका गांधी को भी भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ अभी जो है नन्हे सिंह भी जुड़े हैं। जी नन्हे सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले, क्या मुद्दे हावी हैं? देखा जाए इस बार चूंकि यहाँ प्रयागराज में लोक सेवा आयोग पड़ता है, लगातार यहाँ जो है आरओ एआरओ के परीक्षा निरस्त हुए, यहाँ धरना प्रदर्शन चले और पुलिस भर्ती बोर्ड को लेकर के यहाँ काफी धरना प्रदर्शन हुआ। उसको देखते हुए यहाँ के युवा जो है बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पड़ता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो यहाँ के पूर्वांचल और इसका हब कहा जाता है इलाहाबाद में काफी युवा बेरोजगार यहाँ पे रहते हैं, यहाँ तैयारी करते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा, दूसरा मुद्दा किसानों का मुद्दा यहाँ पे दिख रहा है, जो कि गांव में जो किसान है उनकी जो है आवारा जो पशु है वो जो है उनके नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरा जो मुद्दा है, ये जो विपक्ष ने संविधान के ऊपर दिया है, जिस तरह संविधान खतरे में है और जो इस तरह से दिख रहा है, और भी मुद्दे जो गायब हो गए। इस बार के जो चुनाव में जो मुद्दे थे, महंगाई के, भ्रष्टाचार के और मुद्दे थे, वो मुद्दे कहीं दिखाई नहीं दिए। देखा जाए इस बार के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे आए कि जो जमीन से वो मुद्दे थे ही नहीं, सिर्फ वो जो चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ रैली थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे, क्योंकि पीओको का लेकर के यहाँ भाषण अमित शाह भी दे चुके हैं। देखा जाए यहाँ पर राहुल गांधी भी आए थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सभा भी थी। और देखा जाए जो मुद्दे थे वो जमीनी मुद्दे देखने को नहीं मिला। जो मुद्दे थे वो जो है सिर्फ जो मुद्दे वो थे वो आंकड़े के आधार पर ही लोग अपनी बातों को रखे, लेकिन कहीं न कहीं मुद्दों को भटकाए। और मुद्दों को देखा जाए तो जमीनी मुद्दा जो नेता थे वो नहीं उठा पाए, क्योंकि बहुत बड़ा महंगाई का भी मुद्दा था और महंगाई पे किसी ने वोट भी नहीं मांगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और दूसरी चीज देखा जाए, यहाँ लोकसभा में इलाहाबाद पूर्वांचल का जो हब होता है, इलाहाबाद की हवा जाती है तो करीब करीब 16-17 जनपदों में इसका असर होता है। इलाहाबाद में इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, इलाहाबाद में जो कई सभाएं हुए, प्रधानमंत्री ने जो सभा करके यहाँ पर कई बातों को जो है उन्होंने ऐलान किया था। यहाँ राहुल गांधी ने भी ऐलान किया था कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। और जिस तरह से अखिलेश यादव की यहाँ सभा हुई थी और सभा में काफी भगदड़ मची थी, वो भी जो है यहाँ काफी लोगों में चर्चा का विषय अभी भी बना हुआ है। और दूसरी चीज बात किया जाए प्रयागराज लोकसभा में, यहाँ जो लोकसभा है, चूंकि यहाँ चीनी मिली थी, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उज्ज्वल रमन सिंह, उन्होंने ऐलान भी किया है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो यहाँ जो चीनी मिल है, यहाँ कताई मिल है, यहाँ जो कई मिल है जो वो बंद पड़ी है उसको भी हम प्रयास करेंगे, चालू कराएंगे। और यहाँ जो मुख्य मुद्दा है बिजली की जो आपूर्ति होती है, ये फीटर यहाँ कई है ऐसे जो कि समाजवादी पार्टी के सरकार में ये उज्ज्वल रमन सिंह उस समय मंत्री थे, उन्होंने लगवाए थे। उस मुद्दा को उन्होंने बुलाने का प्रयास किया। और देखा जाए यहाँ पे नीरज त्रिपाठी है, वो उनके पुत्र हैं
जो है वो जो है केसरीनाथ त्रिपाठी के अपने पिताजी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्योंकि पिताजी इनके यहाँ शहर पश्चिमी से विधायक, कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राज्यपाल भी रह चुके थे। उनके अपने पिताजी की विरासत को थामने के लिए वो जो है यहाँ काफी तत्पर है। देखा जाए इलाहाबाद लोकसभा, चूंकि हेमंत नंदन बहुगुणा और यहाँ पे जनेश्वर मिश्र और देखा जाए अमिताभ बच्चन, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वो यहाँ से चुनाव भी जीते भी हैं। और देखा जाए यहाँ से मुरली मनोहर जोशी, एक समय था कि मुरली अटल आडवाणी और जोशी का नाम था भारतीय जनता पार्टी में, और जोशी यहाँ से लगातार 3 बार से सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बने थे, यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे। और देखा जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जी बिल्कुल आप हमारे साथ बने इलाहाबाद रहिए। यूनिवर्सिटी की अब हम जो है प्रशांत का रुख करेंगे, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की बात करेंगे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कैसा क्या मुकाबला देखने को मिल रहा है और अभी क्या कुछ स्थिति बनी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया और मतदाता जो आ रहे हैं अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी प्रशांत। देखिए, प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ में भी एक तरीके से देखा जाए यहाँ दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि प्रतापगढ़ जो है राजा भैया का क्षेत्र माना जाता है, ऐसे में उनका जो एक तरीके से वर्चस्व भी वहाँ पर है। तो इसके साथ ही क्योंकि माना जा रहा था कि पूर्व में राजा भैया की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, प्रतापगढ़ सीट हो या फिर जो कौशाम्बी की सीट हो या अन्य मुद्दों को लेकर एक बंद कमरे में बात हुई थी। लेकिन अब क्या बात हुई थी ये तो आज राजा भैया ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं की है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कुछ बातें थी, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजम लाल गुप्ता से उनकी जो नाराजगी थी वह कई बार खुलकर आई है। और इसके साथ ही मंच पर संजम लाल गुप्ता ने अपना दुखा भी रोया है। और आपको याद होगा कि संजम लाल गुप्ता की एक बार जनता ने पिटाई कर दी थी, जिसमें उनको जमकर पीटा गया था, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया। उसके बाद उस मामले को जो है यहाँ पर दर्ज किया गया है। लेकिन अब जो है राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से देखे जाए प्रतापगढ़ के, वो राजा भैया के पक्ष में है या नहीं है, ये तो 2024 का चुनाव परिणाम तय करेगा। लेकिन राजा भैया कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत तरीके से कर पाए, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी पे किस तरीके से दबाव रख पाए, ये उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन अब उनकी कोशिश कितनी कामयाब होती है और यहाँ से संगम लाल गुप्ता जो भी चुनाव मैदान में है उनको कितना यहाँ फायदा हो सकता है, या राजा भैया की दखल अंदाजी के बाद उनकी सीट को कितना खतरा हो सकता है। क्योंकि पूर्व में जो यहाँ पर समीकरण बने थे जिससे यहाँ पर राजा भैया की नाराजगी देखने को मिली थी, तो वही अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं उससे जो है यहाँ पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। समाजवादी पार्टी की यहाँ टक्कर देती हुई नजर आ रही है, तो वही बहुजन समाज पार्टी का भी वोट है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है अनुसूचित जाति का वोट भी काफी मायने रखता है, भारी संख्या में है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अब की बार बढ़त पा सकती है, क्योंकि पूर्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत जरूर हासिल की थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी जो नारा लेकर चल रही है कि संविधान बचाने की खातिर, देश की रक्षा को खातिर, युवाओं को रोजगार की खातिर, किसानों के सम्मान को लेकर, बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लेकर इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करें, तो ये जो नारा है वो बड़ा मजबूती से पकड़ बनाते हुए दिखाई दे रहा था चौथे चरण के बाद। क्योंकि जनता जिस तरीके से इस नारे को सुन रही थी और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार रही है उसको लेकर मंथन हुआ, और मंथन को लेकर चौथे चरण से यहाँ समीकरण बिगड़ना शुरू हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें देखा जाए पिछली बार के मुकाबले की, पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करीब 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 50,000 ऐसे मतों से जीते थे। इस बार हाँ दिलचस्प मुकाबला होगा, लेकिन जो यहाँ जीत का आंकड़ा होगा वो घट सकता है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यहाँ टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक जो खास बात देखी जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार का जो वोट शेयर था करीब 48.3%, उसमें जो उनको जीतने को लेकर करीब 3 या 4% हर सीट पर या 5% वोट चाहिए होता था, जबकि बहुजन समाज पार्टी को और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर था कि यहाँ पर अगर उनको देखा जाए कि 35% या 38% वोट शेयर था। तो क्योंकि पिछली बार जो है इस गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं थी और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी 2 ही पार्टियां शामिल थी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। हालांकि उससे कहीं ना कहीं जो है इस बार समीकरण अलग है, क्योंकि देश में 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है और ऐसे प्रतापगढ़ में इस बार बदलाव की संभावना देखी जा रही है, क्योंकि राजा भैया का विरोध हो या अन्य वहाँ जो समीकरण बने हुए हैं उससे जो है संगम लाल गुप्ता को यहाँ पर
नुकसान हो सकता है। और इसका मुख्य कारण यही है कि संगम लाल गुप्ता के साथ जिस तरीके से मारपीट हुई और क्षेत्र की समस्याओं का समय से निराकरण न होना और एक नेता का हल्केपन में तरीके से व्यस्त हो जाना, यह सब जो है जनता के लिए माइंड होता है और वह जनता माइंड करके ही बताते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि कितना मजबूत है और वो लोकसभा में उनकी बात कितनी मजबूती से रख पा रहा है, क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है। साथ ही साथ क्योंकि अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए, प्रतापगढ़ एक राजनीतिक घराना है, तो ऐसे में यहाँ पर संगम लाल गुप्ता का कद उतना जनता नहीं आंक रही थी। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो हरवंश सिंह यहाँ अपना दल से चुनाव जीत चुके थे। उसके बाद एक जो सीट है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। अपना दल जो नेता थी अनुप्रिया पटेल, उनसे इस सीट भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली, तो संगम लाल गुप्ता को 2019 के चुनाव में दे दी थी। संगम लाल गुप्ता ने हालांकि जीत यहाँ से दर्ज कर ली है, लेकिन 2024 की राह संगम लाल गुप्ता के लिए इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि स्थानीय विरोध के साथ वहाँ कुंडा के राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह और जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि अमित शाह से जो मुलाकात हुई उसके बाद किस तरीके के यहाँ परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर संगम लाल गुप्ता यहाँ से चुनाव हारते हैं तो राजा का दबदबा कायम दिखाई देगा और इसके साथ संगम लाल गुप्ता को यह भी महसूस हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को भी यह महसूस हो जाएगा कि राजा को इग्नोर करना कितना महंगा भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को महंगा पड़ा है। जी चलिए, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। जौनपुर से भी हमारे साथ जो है संवाददाता जुड़े हुए हैं, वे आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मी अपना एक तरफ कहर दिखा रही है, वहीं आज से नो तपे भी शुरू हो गए हैं, तो प्रशासन की ओर से मतदाताओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है विश्व प्रकाश? जी 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 मैम बताएं। बिल्कुल, जिस तरीके से बात कर ली जाए तो गर्मी भी अपना कहर दिखा रही है और आज से नो तपे भी शुरू हो गए हैं, तो प्रशासन की ओर से मतदाताओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? और आपको बता दें कि गर्मी बहुत तेज है। हालांकि सुबह 7 बजे से ही मतदाता पोलिंग पर आने शुरू गए हैं और लोगों में मतदान को लेकर उत्साह भी दिख रहा है। हम बात करें तो यहाँ पानी की जो व्यवस्था है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, न जिला प्रशासन की तरफ से और न ही यहाँ स्थानीय प्रत्याशी की तरफ से। लोग गर्मी में आ रहे हैं और जा रहे हैं, लोग खुद से पानी की बोतलें लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है, अभी शुरुआती दौर है, दिन के 12 बजते बजते जो तापमान बढ़ेगा उसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा न यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है, न यहाँ लोगों के बैठने की कोई व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे लाइन में लोग खड़े हैं, मात्र गिनती की 4 कुर्सियां लगाई गई हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार मतदाताओं को बैठने के लिए व्यवस्था बेहतर करनी थी, उन्हें पानी की व्यवस्था करनी थी, लेकिन यहाँ इस पोलिंग बूथ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, वही बात कर ली जाए जौनपुर लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हावी होते नजर आए हैं, आपसे जानना चाहेंगे। हम बात करेंगे लोकसभा सीट पर सदर में, तो यहाँ पे स्थानीय मुद्दे बिजली, पानी, सड़क जो प्रमुख मुद्दे हमेशा से रहे हैं वही मुद्दे इस बार भी हावी रहे हैं। हम ये बात करें युवा मतदाताओं की, तो युवा मतदाताओं का साफ तौर पर कहना है कि जो देश के विकास के लिए काम करेगा, जो युवाओं का ध्यान रखेगा, जो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, IT के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जो युवाओं, जो सरकार या जो उम्मीदवार युवाओं की बात करेंगे वो उनके साथ जाने को दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, हमारे साथ नन्हे सिंह भी है जो जुड़े हैं। नन्हे सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और मतदाता आ रहे अपने मत का प्रयोग कर रहे। वे अगर बात कर ली जाए तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी नन्हे, चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अब हम प्रशांत राव के पास आएंगे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे इसी सवाल का जवाब। प्रशांत, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी एक बार सवाल अपना रिपीट करें। चलिए, तो जिस तरीके से गर्मी अपना कहर दिखा रही, चलिए रोकना चाहेंगे आपको। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपील की है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें मतदान, जनता जनार्दन की बढ़ चढ़कर हो रही है भागीदारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है, उन्होंने जनता से अपील की है, मतदाताओं से अपील की है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें मतदान, जनता जनार्दन बढ़ चढ़कर भागीदारी करे। तो आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें मतदान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपील की है। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपील की है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, जनता जनार्दन बढ़ चढ़कर भागीदारी करे, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, तो आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अपील, सभी सम्मानित मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बता रहे हैं आपको, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से अपील की है, सम्मानित मतदाताओं से अपील की है कि अधिक से अधिक मतदान करें। उन्होंने ट्वीट भी किया है सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि सभी सम्मानित मतदाता मतदान करें। इसी के साथ उन्होंने कहा है, भारत के संकल्प को साकार करने के लिए मतदान जरूर करें। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह, कहा हम आसानी से पार करेंगे 400 पार, लोगों से वोट करने की अपील की है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह, उन्होंने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया है और उन्होंने कहा है कि हम 400 पार आसानी से करेंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। 400 पार का एक सेंटिमेंट है और 400 पार करने में कोई मुश्किल नहीं है। हमारे 303 ऑलरेडी है और 10% भी हमारी सीटें बढ़ती है तो 330-33 होती है, 15% बढ़ती है 345। हमारे 37 अलाइज हैं, तो अगर उनमें से आधे के भी 2-3 सीटें आए तो हम 400 के अच्छा आराम से पार। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है, कहा पहले मतदान करें, उसके बाद जो है जलपान करें, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करें, संवैधानिक कल्याणकारी सोच वाली सरकार चुने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तर प्रदेश से, जनता को रोटी रोजी की बुनियादी सुविधाएं मिले, ऐसा उन्होंने कहा है और ऐसी सरकार चुने जो जनता को समझ सके। मायावती ने ट्वीट किया है, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, अच्छी सरकार के लिए वोट करें। एक और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मतदान किया है, वोटिंग की है उन्होंने। वोटिंग के बाद बोले मनोहर लाल खट्टर, लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो बड़ी खबर बता रहे, हरियाणा से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मतदान किया है। मतदान करने के बाद मतदाताओं से अपील की है, वोटिंग के बाद बोले मनोहर लाल खट्टर, लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा से सीएम नायब सिंह सैनी ने वोट डाला है, मतदान किया है। वोटिंग के बाद लोगों से अपील, सभी लोग अपने मत का करें उपयोग, सभी लोग अपने मत का करें उपयोग, ऐसा उन्होंने कहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मतदान किया है, वोट डाला है, मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत का प्रयोग किया है और उन्होंने कहा है कि वोटिंग के बाद उन्होंने जनता से अपील की है, मतदान अवश्य करें, सभी अपने मत का उपयोग करें। क्या कुछ कहा है नायब सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को ये अपील करता हूं कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। भारी संख्या के अंदर मतदान कीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई दिशा तय की है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत ऊंचाई के ऊपर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में
भारत का सम्मान बढ़ा है और हरियाणा देश के विकास के साथ साथ हरियाणा ने भी विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। पिछले 10 वर्षों में तो एक और बड़ी खबर आ रही है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल की जनता से अपील, मतदान जरूर करें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने जनता से अपील की है, अपने मत का प्रयोग करें। प्रवीण खंडेलवाल की जनता से अपील, मतदान जरूर करें, अपनी भागीदारी जरूर दें। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं प्रवीण खंडेलवाल ने। आज लोकतंत्र का महापर्व है। मैं चांदनी चौक के सभी मतदाताओं से ये अपील करता हूं कि वो तुरंत तैयार हों और परिवार सहित आज अपना मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर किया पोस्ट। अमित शाह ने मतदान करने की अपील, दिल्ली के सभी भाइयों बहनों से मतदान करने की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर ट्वीट किया है। अमित शाह ने मतदान करने की अपील की, दिल्ली के सभी बहनों भाइयों से अपील की, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चुनने के लिए करें मतदान। तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चुनने के लिए मतदान करें। तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है और मतदाता मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए हम आपको सुबह से ही लगातार जो है अपडेट देते आ रहे हैं। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और लगातार आपको चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट देते रहेंगे।